सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हम अध्याय 33 चैप्टर नंबर 33 एस्टिमेशन फॉर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स देख रहे हैं। इससे पहले कि मैं शुरुआत करूं, चाहे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट हो या कोई भी प्रोजेक्ट हो, प्रोजेक्ट का मतलब होता है एक बड़ा काम। एक पिक्चर बनती है, मूवी बनती है, उसको भी हम कहते हैं कि ये मूवी प्रोजेक्ट है। कोई भी प्रोजेक्ट, खासतौर पे सॉफ्टवेयर की जब हम बात करते हैं तो उसमें हम एस्टिमेशन का शब्द यूज करते हैं, ना कि हम कंप्यूटेशन का शब्द यूज करते हैं। क्योंकि आप देखेंगे कि जब जहां जहां हम मैथमेटिक्स लाएंगे, जहां जहां कंप्यूटेशन होगा, वो सारी चीजें एस्टिमेशन पे डिपेंड करेगी, यानी अंदाजे से, एक्सपीरियंस से या एम्पेरिकली कुछ वैल्यूज निकाली गई हैं उस पर डिपेंड करेगी। तो कोई भी प्रोजेक्ट आप शुरुआत करेंगे तो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की भी शुरुआत प्रोजेक्ट की प्लानिंग से होती है। अगर आपको एक रास्ते पर जाना है, एक जगह से सोर्स से डेस्टिनेशन भी, तो आपको प्लान करना पड़ेगा कि मैं यहां पर कैसे जाऊंगा, है ना। तो इससे पहले कि आप यात्रा शुरू करें या प्रोजेक्ट शुरुआत हो, एक सॉफ्टवेयर टीम यानी कि मान लीजिए आपकी फैमिली है, वो क्या अंदाजा लगाएगी, क्या एस्टिमेट करेगी, कितना काम करना पड़ेगा, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कितना एफर्ट लगेगा, कितने रिसोर्सेस चाहिए होंगे आपको, क्या क्या चीजें, कितने पैसे, कितना टाइम, कितना एफर्ट सब चाहिए होगा आपको। यहां से यहां तक की यात्रा कितने दिनों में, कितने समय में खत्म होगी, टाइम टू फिनिश। एक बार जब ये सारी चीजें आपने तय कर दी, तब यात्रा शुरू होगी। उसके बाद आपको करना यह होगा कि एक शेड्यूल बनाना होगा कि हम यहां से चलेंगे सुबह 6 बजे, यहां पर पहुंच जाएंगे शाम को 6 बजे, फिर हम यहां पर किसी होटल में रुकेंगे और उसके बाद फिर हम अगले दिन बढ़ेंगे। तो कहाँ क्या खाना खाएंगे, कहाँ पानी पिएंगे, बीच में चाय के लिए कहाँ रुकेंगे। तो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टास्क और माइलस्टोन तय करने पड़ेंगे। जब हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो हम उसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग यूज करते हैं, यानी हम सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल यूज करेंगे और उसमें जो जितने भी वर्क प्रोडक्ट बनाने हैं उसकी तैयारी करेंगे। तो यहां पर हमको ये करना होगा कि पहले कि कौन आदमी क्या टास्क करेगा, यानी पूरा हमने यहाँ पर, जैसे मैंने आपको पहले कई बार डिस्कस किया है, पहले हम रिक्वायरमेंट एनालिसिस करते हैं, रिक्वायरमेंट बनाते हैं, फिर डिजाइन बनाते हैं, डिजाइन के बाद हम कोडिंग करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, फिर टेस्टिंग करते हैं, फिर डिप्लॉयमेंट करते हैं। तो कौन सा काम कब होगा और कौन कौन से काम को करेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे। उसके बाद क्योंकि जैसे डिजाइन है वो पूरी तरीके से कंस्ट्रक्शन डिजाइन पे डिपेंड करता है, जो भी आप टेस्टिंग करेंगे वो रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करती है और ये बाकी सब पे डिपेंड करती है। तो आपस में जो इंटरलिंकिंग है, इंटरडिपेंडेंसी है, वो भी हम पता करेंगे। मैकडॉनल्ड साहब बड़ी एक अच्छी बात कहते हैं। वो ये कहते हैं कि यहां से यहां तक का जो रास्ता है, अगर आपको सही तरीके से क्रॉस करना है, जाना है, तो थोड़ा समय लगा लीजिए प्लानिंग में। यहां पर जाके रास्ता भटकने से अच्छा, या कोई कंटीजेंसी प्लान ना हो, कोई रिस्क एनालिसिस ना हो, अगर ये सब ना करें, क्योंकि होता अमूमन ये है कि थोड़ा समय तो हम अपना निकाल ही सकते हैं अपने पूरे प्रोजेक्ट प्लानिंग में। क्योंकि अगर 1 साल का प्रोजेक्ट है तो मुश्किल से 7 से 10 दिन आप प्लानिंग में लगा सकते हैं, या 15 दिन। क्योंकि आखिर में जब आप गिरेंगे पड़ेंगे, क्योंकि प्लानिंग नहीं की गई है, तो आप इससे ज्यादा दिन लगाएंगे उस चीज को ठीक करने में। एस्टिमेशन के तमाम मॉडल है, कोकोमो, पुटनम, स्टैटिस्टिकल मॉडल, ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम के अलग अलग पार्ट है, इनको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। ऑब्जर्वेशंस ऑन एस्टिमेशन। अब जब हम प्लानिंग करते हैं तो हमको शुरुआत में ज्यादा पता तो होता नहीं, है ना। तो कुछ हमारे कमिटमेंट होते हैं कि हम ये करने वाले। हो सकता है आगे जाके वो गलत भी हो जाए, जरूरी नहीं कि सब चीजें सही हो। होता यह है कि एस्टिमेशन जब भी हम करते हैं, आकलन करते हैं, कंप्यूटेशन करते हैं, डिटर्मिनेशन करते हैं, नंबर निकालते हैं, तो हम आगे के समय जब निकालते हैं तो उसमें कुछ अनसर्टेनिटी होती है। इसका मतलब कि ये चीज हो ना हो सकता है ना होने की संभावना भी हो उसमें। तो एस्टिमेशन हम मेनली किस चीज के लिए करते हैं, कितने रिसोर्सेज लगेंगे इसमें, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, कितना कॉस्ट लगेगा, ह्यूमन रिसोर्स भी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। पैसा बगैर डॉलर के तो कुछ नहीं होगा। शेड्यूल, हमको काम दिया गया है 1 साल के लिए,
हम उसका शेड्यूल कर रहे हैं 2 साल के लिए, ये तो काम नहीं बनेगा। 1 साल के अंदर, बल्कि 11 महीने के अंदर काम हो जाना चाहिए। कितना एफर्ट लगेगा? तो इसके लिए हमें एक्सपीरियंस से ये सब चीजें आती हैं। एस्टिमेशन हम लगाते हैं, जितना हमारे पास सीनियर लोग हैं वो एक्सपीरियंस से बताएंगे इतना इतना समय लगने वाला है। अगर आपके पास कुछ मैट्रिक्स है, कुछ नंबर्स हैं जो पुराने हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन है, इस तरीके का जो प्रोजेक्ट है उसको इतना समय लगता है, ये इसमें होने वाला है। हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन, ऐतिहासिक इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं। यहां पर एक और चीज आती है कि एज अ प्लानर आपको क्वांटिटेटिव प्रेडिक्शन देना होता है कि भाई देखिए, मैं अब आपको बता रहा हूं कि 3 महीने में हमारा ये काम कंप्लीट हो जाएगा, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन हो जाएगा, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग हो जाएगी। जब आप ये बता रहे हैं तो आपको पता है कि केवल क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन है, केवल शब्दों में जानकारी है, क्वांटिटेटिव आप देने का मादा रखेंगे। एक बार जब आपने ये कर लिया तो इसके बाद रिस्क, क्योंकि कोई भी एस्टिमेशन अगर आप कहते हैं कि मैं 3 महीने में कर लूंगा, तो कहीं भी ऐसा नहीं होगा कि 3 महीने में हो गया होगा रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। इसमें रिस्क होते हैं, इसमें ऐसी चीजें आती हैं जिसका जो अनप्रेसिडेंटेड हो सकती है। तो रिस्क ही अनसर्टेनिटी पैदा करता है। भाई अगर ये हो गया, अरे इसमें कुछ ये हो सकता है, वो भी हो सकता है। प्रोजेक्ट कॉम्प्लेक्सिटी। अब प्रोजेक्ट कॉम्प्लेक्सिटी आपकी देखिए, आपका बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, आपका बहुत सिंपल प्रोजेक्ट हो सकता है। तो यहां पर जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होगी प्रोजेक्ट की, उतनी ज्यादा अनसर्टेनिटी या अनुमान ना लगाने की क्षमता, उस तरीके की चीजें इसमें आ जाएगी। प्रोजेक्ट का साइज, अब देखिए बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है, साइज बहुत बड़ा है, कितने आप पैसे की बात कर रहे हैं, कितने टीम मेंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहां पर जैसे ही कॉम्प्लेक्सिटी और साइज बढ़ेगा तो आप अपने एस्टिमेशन की एक्यूरेसी और एफिकेसी, इतना सही आप अनुमान लगा रहे हैं, वो भी इस पर डिपेंड करेगा। देखिए जहां रिस्क के बारे में बात आती है या अनसर्टेनिटी के बारे में बात आती है, इसका मतलब ये है, मर्फी लॉ का एक बड़ा, मर्फी इसके बहुत सारे लॉ हैं, उसमें एक लॉ कहता है व्हाट कैन गो रॉन्ग विल गो रॉन्ग। अगर कोई चीज गलत हो सकती है तो वो जरूर होगी। ये जो एक और चीज इसमें आती है, स्ट्रक्चरल अनसर्टेनिटी। इसमें क्या होता है कि जो डिग्री ऑफ स्ट्रक्चरल अनसर्टेनिटी, मतलब ये है कि अभी आपने चीजें बनाई नहीं, और जब बनाएंगे तब आपको पता चलेगा, तब उसकी रिस्क आएगी। द प्रोजेक्ट प्लानिंग प्रोसेस। देखिए सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लानिंग का मेन काम ये है, मेन या किसी भी प्रोजेक्ट प्लानिंग का मेन ये हमारा ध्येय रहेगा, एम रहेगा कि जो मैनेजर साहब है वो पता कर पाए, या हम एक एस्टिमेट या नंबर दे पाए कि कितने रिसोर्सेज लगेंगे, कितना हमें पास हार्डवेयर सॉफ्टवेयर लोग लगेंगे, कितना कॉस्ट लगने वाला है, और क्या शेड्यूल होगा, इस समय क्या होने वाला है। अब देखिए, हो सकता है कि बेस्ट केस हो, हमने सब कुछ जो अनुमान लगाया बिल्कुल परफेक्ट हो गया, लेकिन हमको कंटिजेंसी प्लान, रिस्क, अनसर्टेनिटी, यानी कि वर्स्ट केस के लिए भी तैयार रहना होगा। तो अगर हम सब चीजें ये जानते हैं, तभी तो हम आउटकम को बाउंड कर सकते हैं। हाँ भाई, इस रिस्क और इस अनसर्टेनिटी के साथ इस समय कंप्लीट होगा। तो जो हम प्रोजेक्ट प्लानिंग का टास्क सेट अगर हम डिसाइड करें, या प्रोजेक्ट प्लानिंग का प्रोसेस मैं आपको बताऊं, तो सबसे पहले हम स्कोप बनाते हैं कि हम क्या करने वाले हैं और क्या दायरा है हमारा। स्कोप मतलब होता है ये काम हम करने वाले हैं, ये दायरा है। फिर हम चेक करेंगे फिजिबिलिटी, ये काम हो सकता है, नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है तो कैसे करेंगे, हो सकता है तो कैसे करेंगे। उसके बाद हमको रिस्क जानने पड़ते हैं। रिस्क मतलब ये है कि जिसमें कोई चीज गलत हो सकती है। रिस्क मतलब ये है कि यहां पर चीजें फेल हो सकती है, गलत हो सकती है, तो उन रिस्क को पता करना पड़ेगा। उसके बाद आपको रिसोर्सेज निकालने पड़ेंगे, कितने रिसोर्सेज लगेंगे, इसमें आपको आदमी, लोग, ह्यूमन रिसोर्स, कितने सारे आपके कंपोनेंट, यानी कि ऐसे रिसोर्सेज जो रियूजेबल आप यूज कर सकते हैं, और जो वातावरण के रिसोर्सेज हैं, ये भी मैं आपको समझाऊंगा अच्छे से, इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज कई होते हैं, उनको आपको पता करना पड़ता है। फिर आप ये सब होने के बाद कॉस्ट और एफर्ट पे आते हैं, कितना पैसा लगेगा और कितनी मेहनत लगने वाली। इसमें क्या करते हैं, हम पूरे प्रॉब्लम को डिकम्पोज करते हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं हर टास्क के लिए हम या तो साइज के बेसिस पे, या फंक्शन पॉइंट के बेसिस पे, या प्रोसेस के बेसिस पे, या यूज केस के बेसिस पे
हम आकलन करें कॉस्ट और एफर्ट का। इन सब के लिए मैं अलग अलग आपको वैल्यूज बताऊंगा और अलग अलग इसके लिए पद्धति बताई गई है, प्रोसेस बताए गए हैं। उसके बाद हम पूरा शेड्यूल बनाएंगे, पूरा प्रोजेक्ट शेड्यूल बनाएंगे और यहां पर हम देखेंगे कि कौन कौन से टास्क हमें करने हैं, टास्क का नेटवर्क, कौन सा टास्क किस पे डिपेंडेंट है, कौन सा कब होगा, कौन सा कंप्लीट होगा तो दूसरा शुरू होगा। उसके बाद हम एक टाइमलाइन चार्ट बनाएंगे जिसमें हम PERT भी ले सकते हैं, गैंट भी ले सकते हैं, ऐसे होते हैं। उसके बाद हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करने के साथ साथ प्रोजेक्ट कंट्रोल भी करेंगे, ट्रैक करेंगे कि कौन सा काम कब हो रहा है, सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। सॉफ्टवेयर स्कोप एंड फिजिबिलिटी। सॉफ्टवेयर स्कोप का मतलब होता है आपके सॉफ्टवेयर का, आपके प्रोजेक्ट का दायरा क्या है, क्या बाउंड्री है। आपको पहले बताना तो पड़ेगा, हम ये करेंगे, ये नहीं करेंगे, ये हमारे इसमें ये है कि हम फंक्शन क्या देने वाले हैं, फीचर क्या देने वाले हैं, क्लियर बताएंगे। हमारा सॉफ्टवेयर ये कार्य करेगा, ये इसकी विशेषताएं होंगी। इसके अलावा डेटा कौन सा इनपुट लेने वाले हैं और हम किस तरीके से आपका आउटपुट देने वाले हैं। और उसके बाद जो यूजर को मिलने वाला है, वो कंटेंट जो यूजर को फाइनली मिलेगा जब वो सॉफ्टवेयर यूज करेगा, वही सॉफ्टवेयर स्कोप में लिखा जाएगा। इसके अलावा स्कोप में साइज, कॉम्प्लेक्सिटी और कॉस्ट के हिसाब से स्कोप चेंज होता है। स्मॉल, मीडियम या लार्ज स्केल जो प्रोजेक्ट होगा उसके हिसाब से आपकी स्कोप चेंज होते हैं। अब इसी स्कोप में आप बताएंगे परफॉर्मेंस, कंस्ट्रेंट, इंटरफेसेस और रिलायबिलिटी। परफॉर्मेंस का मतलब होता है कि ये किस, परफॉर्मेंस एक्चुअली नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट होती है कि ये कैसे काम करेगा और क्या परफॉर्मेंस एक्सेप्टेबल है और हम क्या देने वाले हैं। कंस्ट्रेंट्स का मतलब कि भाई ये चीज नहीं हो पाएगी, ये यहां तक हो पाएगी। इंटरफेसेस मतलब अगर आपका कोई और सब सिस्टम है उसकी इंटरफेसिंग हम कैसे देंगे। और रिलायबिलिटी, आप कितना इस पे विश्वास कर सकते हैं, ये बाउंड करेगा, मतलब स्कोप बाउंड करता है। स्कोप को हम दो तरीके से बता सकते हैं, या तो हम लिखित एकदम नैरेटिव सेंटेंसेस में बता दें कि भाई ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। तो वो कब होगा, हम स्टेक होल्डर से बात करेंगे और ऐसे करके लिख देंगे ये हमारा स्कोप है। उसके लिए टेम्पलेट है, बाकायदा टेम्पलेट में अगर आप देखेंगे कि हमारे IEEE के भी स्टैंडर्ड हैं, टेम्पलेट है, वो हम यूज करके लिख सकते हैं। या फिर हम UML का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि हम यूज केस बना दें। ये काम है इसके लिए ये यूज केस, ये काम है इसके लिए ये यूज केस, वो बना सकते हैं। और खासतौर पर एंड यूजर इसे बना सकता है। देखिए, कॉस्ट कितना पैसा लगने वाला है और शेड्यूल कितना समय लगने वाला है, इसका जब हम एस्टिमेशन करेंगे, इसका अनुमान लगाएंगे, तो ये फंक्शनली ओरिएंटेड है। इसका मतलब ये है कि ये दोनों के दोनों प्रोजेक्ट के हिसाब से, कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से, कार्य के हिसाब से बहुत ज्यादा ये डिपेंड करते हैं कि आप कौन सा प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो इसके लिए डिकम्पोजिशन थोड़ा कभी जरूरी हो जाता है। अब डिकम्पोजिशन का मतलब ये है कि आपका मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट है जिसमें एक सब प्रोजेक्ट है या सब पार्ट है, या आप डेटाबेस यूज कर रहे हैं, या आप कम्युनिकेशन यूज कर रहे हैं, आपका प्रोजेक्ट कॉम्प्लेक्स दायरे में आता है, उसमें रिलायबिलिटी बहुत जरूरी है, तो वहां पर आपको डिकम्पोजिशन करना पड़ता है। अब परफॉर्मेंस, क्या सॉफ्टवेयर परफॉर्म करने वाला है, क्या टाइमिंग होगी जो आपके यूजर की रिक्वायरमेंट होगी, और रिस्पॉन्स टाइम। एक प्रोसेसिंग में पता चला आपने वो सॉफ्टवेयर में वो फंक्शन तो डाल दिया, लेकिन वो फंक्शन 10 मिनट में काम कर रहा है, चक्री घूम रही है। रिस्पॉन्स टाइम, जब यूजर ने इनपुट दिया तो आउटपुट कितने देर में आ रहा है, ये सब चीजें इसमें आएंगी, है ना। तो कंस्ट्रेंट्स भी होते हैं, रुकावटें भी होती हैं, या फिर हमारा एक दायरा होता है कि देखिए बाहर का कोई हार्डवेयर यूज होगा तो क्या होगा, हमको इतनी मेमोरी चाहिए, हमारे जो बाकी सिस्टम से उसके साथ कैसे इंटरेक्शन होगा। एक बार आप स्कोप आइडेंटिफाई कर लेते हैं, खासतौर पे कस्टमर के साथ मिलके या आपके जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ मिलके, तब आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं, ये स्कोप जो आपने और हमने बनाया है, क्या अब हम इस स्कोप को लेके सॉफ्टवेयर बनाना शुरू करें? क्या ये प्रोजेक्ट फिजिबल है? क्या ये बनाया जा सकता है इस पैसे में, इस कॉस्ट में? पुतनाम और मायर साहब ये कहते हैं, एक बार स्कोप अच्छी तरीके से, दायरा अच्छी तरीके से अगर आप समझ जाते हैं, तब आपको आगे की चीज देखनी है कि कितने डॉलर लगने वाले हैं, कितना टाइम लगने वाला है, कितने रिसोर्सेस, संसाधन लगेंगे, और क्या ये जो टेक्नोलॉजी हमारे पास अभी है उसमें ये काम हो जाएगा या नई टेक्नोलॉजी डेवलप
करनी पड़ेगी या होगी। रिसोर्सेस, संसाधन। अब ये बताइए, कंप्यूटर साइंस या किसी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट में बगैर कंप्यूटर के आप काम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्या बगैर लोगों के कोई काम हो पाता है? नहीं हो पाता है। तो ये एक आपको एनवायरनमेंट मिलना चाहिए, एक पूरी तरीके से, मान लीजिए एक मंदिर में बैठ के आप डीजे तो बजा नहीं सकते, कर सकते हैं आप? तो इसीलिए एनवायरनमेंट होना चाहिए। तो अगर आप अगला जो प्लानिंग टास्क देखें इसमें, सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट में या सॉफ्टवेयर प्लानिंग प्रोसेस में, यहां पर अब बात आती है संसाधनों की, रिसोर्सेस की। देखिए, तीन मेजर मेन कैटेगरी में हम रिसोर्सेस को डिवाइड करेंगे। एक सबसे पहले लैडर पे आता है लोग, मैं, आप। कंपोनेंट्स यानी वो सॉफ्टवेयर या वो पार्ट जो हम यूज करेंगे, रीयूज करेंगे। और एक एनवायरनमेंट, जब तक आपको कंप्यूटर नहीं मिलेगा, सॉफ्टवेयर नहीं मिलेगा, हार्डवेयर नहीं मिलेगा, अगर मान लीजिए आपको टेस्टिंग करनी है तो एलडीआरए टूल नहीं है, रैशनल रोज नहीं है, तो फिर कैसे करोगे आप? इसी तरीके से हर एक रिसोर्स को हम चार अलग अलग विशेषताओं या कैरेक्टरिस्टिक में बांट सकते हैं। एक रिसोर्स कौन सा होगा उसके बारे में पूरा जानकारी, ये कब अवेलेबल होगा या कितने समय अवेलेबल होगा, या अवेलेबिलिटी का क्या की जरूरत क्या है, और किस समय पे अवेलेबल होगा ये, और कितने समय के लिए होगा। मतलब मान लीजिए आपका ये पूरा प्रोजेक्ट है तो इस समय अवेलेबल होगा और इतने देर के लिए अवेलेबल होगा, ये चीज इसमें बताई जा रही है। जो दोनों ये आखिर के हैं, ये देखिए मैंने जो बनाया ये टाइम के लिए बनाया, इसको हम टाइम विंडो कह सकते हैं। ये विंडो देख रहे हैं आप, टाइम विंडो कह सकते हैं। अच्छा, जरूरी ये है कि जब भी हम एस्टिमेशन करें या जब भी प्लानिंग करें, तो जब इस एक रिसोर्स की जरूरत होगी, वो तभी मिले जब उसकी जरूरत हो और उससे पहले हम उसका इंतजाम कर लें। तो मैं आपको ये बता देता हूं कि इसमें लोग चाहिए। लोग कितने होंगे, उनकी कॉम्पिटेंसी क्या होगी, उनकी नॉलेज कितनी होगी, स्किल कहां पर होंगे वो। एनवायरनमेंट, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और बाकी जो रिसोर्सेज हैं। रियूजेबल सॉफ्टवेयर में जो कंपोनेंट हम यूज करने वाले, इसके बारे में अभी मैं बात करता हूं। अब एक बार आपका स्कोप जब तैयार हो गया, तो आपको ये देखना होगा कि हमारे पूरे डेवलपमेंट के लिए हमको कौन से लोग चाहिए और किस किस तरीके के लोग चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन भी चाहिए, स्टोर भी चाहिए, और ऐसे लोग भी चाहिए जो कोर काम करने वाले। तो अगर आप मैनेजर के बारे में बात करेंगे, वो हमें चाहिए, एक सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो इन सबको डील करेगा। अगर आप टेलीकम्युनिकेशन का प्रोजेक्ट कर रहे हैं, डेटाबेस से रिलेटेड प्रोजेक्ट कर रहे हैं, या क्लाइंट सर्वर, टीसीपी, आईपी, यूडीपी, इसके प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो वहां पर आपको स्पेशलिटी, कोई स्पेशल आदमी चाहिए होगा जिसको उसमें एक्सपीरियंस भी हो, नॉलेज भी हो, इम्प्लीमेंटेशन नॉलेज भी हो। अगर आपका छोटा प्रोजेक्ट है तो आप क्या कर सकते हैं, बहुत आसानी से एक ही आदमी ये सारे काम कर सकता है। लेकिन हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम बड़े प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं। वहां पर लोग कई जगह पे होंगे, कोई यूएस में होगा, कोई नाइजीरिया में होगा, कोई इंडिया में होगा। तो कौन कहाँ रहेगा, किसका काम क्या होगा, आपस में एक इंटरेक्शन, ये बहुत जरूरी है। ओके, लेकिन ध्यान रखिएगा, जो लोगों की रिक्वायरमेंट तभी हम बता सकते हैं जब हम डेवलपमेंट एफर्ट निकाल सकें पर्सन मंथ में। पर्सन मंथ का मतलब होता है एक आदमी एक मंथ में कितना काम करता है, बस यही पर्सन मंथ है। एफर्ट बेसिकली जैसे किलोग्राम होता है ना वेट के लिए, मीटर सेंटीमीटर लेंथ के लिए, ऐसी एफर्ट के लिए जो यूनिट है वो आपकी क्या है, पर्सन मंथ। रीयूजेबल सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज। अब मान लीजिए आप कोई एक वेब ऐप यूज कर रहे हैं, बना रहे हैं, यहां पर आपका पेमेंट गेटवे आ रहा है। मान लीजिए आप एक कोई ई कॉमर्स की वेबसाइट बना रहे हैं, पेमेंट गेटवे है, या कोई आप कैलेंडर देना चाहते हैं, तो ये चीजें तो ऑलरेडी बनी हुई है, इसको हर प्रोजेक्ट में बार बार बनाना क्या है, तो डायरेक्टली यूज कर लीजिए। इसी को हम कंपोनेंट कहते हैं। तो कंपोनेंट बेस्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो सीबीएसई है, इनका मेन कहना है, या इसकी मेन जो अवधारणा है, कॉन्सेप्ट है, वो है रीयूजेबिलिटी। जो चीज बनी है उसको यूज कर लीजिए, या अगर कोई सॉफ्टवेयर बिल्डिंग ब्लॉक्स को हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं तो क्यों ना यूज करें। इसी को हम कंपोनेंट कहते हैं। और ये जो कंपोनेंट है, पहले तो हमें पता होना चाहिए कहाँ है, कैसे है, इनका बाकायदा रेफरेंस होना चाहिए, कैटलॉग होना चाहिए, इसको हम कैसे अप्लाई करेंगे, और क्या ये सही है, क्या ये अच्छी तरीके से वैलिडेट और टेस्टेड है, ताकि हम डायरेक्टली यूज कर सकें इनको।
तो बेनेटन 4 तरीके के रिसोर्सेज बताते हैं जब भी हम प्लानिंग करें, वो क्या क्या हो सकते हैं, खासतौर पे कंपोनेंट के रिस्पेक्ट में। वो बताते हैं, पहला है ऑफ द शेल्फ कंपोनेंट। इसका मतलब है जाइए खरीद के ले आइए, एक थर्ड पार्टी के पास जाइए, या अगर आपके पास पिछले प्रोजेक्ट में कोई चीज बनी हुई है, जैसे ऑलरेडी ये कैलेंडर बना हुआ है या कोई और कंपोनेंट ऑलरेडी बना हुआ है, उसको ले लीजिए, डायरेक्ट यूज कर लीजिए या खरीद लीजिए जाके थर्ड पार्टी ऑन, जिसे हम कॉर्ड्स कहते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ द शेल्फ। फुल एक्सपीरियंस कंपोनेंट क्या है, वो वाले जो हमारे आज का प्रोजेक्ट है उसी तरीके का हमारे पास ऑलरेडी पास प्रोजेक्ट में बना हुआ है, वो पूरा का पूरा यूज कर सकते हैं आप, चाहे स्पेसिफिकेशन हो, डिजाइन हो, कोड हो या टेस्ट डेटा हो, वो सारी चीज यूज कर सकते हैं आप। पार्शियल एक्सपीरियंस कंपोनेंट का मतलब है आपके पास स्पेसिफिकेशन, डिजाइन, कोड या उसी तरीके का डेटा तो है, लेकिन उसमें कुछ परिवर्तन करेंगे तब इस्तेमाल कर पाएंगे इस प्रोजेक्ट में। या नए कंपोनेंट, वो सारे जो आपको यहां पर बिल्कुल नई तरीके से डिजाइन, कोड या टेस्ट डेटा दोबारा आपको बनाना पड़ेगा। ये 4 भाग में बेनेटन साहब डिवाइड करते हैं इसको। एनवायरमेंटल रिसोर्सेज, देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप दिल्ली मेट्रो में बैठे हुए हैं या किसी भी मेट्रो में बैठे हैं, तो वहां पर आप बहुत तेज तेज गाने नहीं चला सकते, फोन पे तेज तेज बात नहीं कर सकते। कर तो सकते हैं लेकिन वो जायज नहीं है, सही नहीं है, लीगल नहीं है, अच्छा नहीं। इसी तरीके से जब आप कहीं जाते हैं तो आपको एनवायरनमेंट मिलना चाहिए, है ना। तो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए भी तो एनवायरनमेंट चाहिए, प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए एनवायरनमेंट चाहिए, आप सड़क के पे बैठ के तो करेंगे नहीं। तो उसके लिए जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एनवायरनमेंट, ये भी एक कॉन्सेप्ट है। इसमें आपके जो आपको हार्डवेयर चाहिए, जो आपको सॉफ्टवेयर चाहिए, उसके बारे में हम ज्यादा बात करते हैं। हार्डवेयर वो सारे टूल्स समझ लीजिए, या हार्डवेयर वो चीजें हैं जो आपके सॉफ्टवेयर को बनाने में मदद करेंगे, या वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आपके काम को कंप्लीट करने में आपकी मदद करेंगे। तो इसके लिए हमको ये करना होगा कि भाई कब से कब तक हमको ये सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर अवेलेबल हो जाएंगे। कई हार्डवेयर आपको बिल्कुल शुरुआत में जरूरत पड़ेगी, कई आपको बाद में जरूरत पड़ेगी। तो सॉफ्टवेयर जो टीम है उनको वो चीजें चाहिए। हो सकता है कि एक टीम जो बना रही है वो दूसरे टीम से उसकी जरूरत पड़े, मतलब जब तक ये नहीं देगी इसका काम नहीं बनेगा। जैसे आपको मैं एग्जांपल देता हूं, यहां पर ये जो है, अगर आप मान लीजिए एक रोबोटिक डिवाइस है, उसके लिए आपको एक स्पेसिफिक रोबोट चाहिए होगा इस तरीके का, जिसको हम रोबोटिक वेल्डर कहते हैं। हो सकता है वैलिडेशन टेस्ट स्टेप हो ये, तो उसका जब तक हमको रिक्वायरमेंट हमारी पूरी नहीं होगी हम काम नहीं कर पाएंगे। तो एनवायरनमेंट मिलना बहुत जरूरी है। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट एस्टिमेशन, अब हम यहां पर बात करेंगे एक्चुअल एस्टिमेशन की। यहां पर हम अलग अलग तकनीकें देखेंगे, अलग अलग मेथड्स देखेंगे, कोकोमो तक पहुंचेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आपसे।